बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में छठी जमात के सबक नंबर तीन सही आदाद यानी इंटीजर्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस सबक को पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम इस सबक को पढ़ने की शुरुआत करें, मैं आपको एक बहुत अहम बात बता देना चाहता हूँ कि बच्चों मैंने क्या किया है, अभी तक छठी जमात के जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है। अगर आप ये चाहते हैं कि उन तमाम वीडियोज़ को आप एक जगह आसानी से देख सकें तो आप हमारे चैनल पर जाइए और उस प्लेलिस्ट को देखिए जिसमें आप अभी तक मैंने जितने भी छठी के वीडियोस बनाए हैं उनको आसानी से एक जगह देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम छठी जमात के तीसरे सबक सही आदाद यानी इंटीजर्स, इस सबक की जो मश्क नंबर 4 है उसको हल करने वाले। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम मश्क नंबर 4 को हल करें, हमको कुछ बुनियादी बातें मालूम होना चाहिए। अगर बच्चों हमको वो बुनियादी बातें मालूम होंगी तो हम बहुत आसानी से मश्क नंबर 4 को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उन बुनियादी बातों को समझ लेते हैं जिनकी मदद से हम मश्क नंबर 4 को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तबई आदाद यानी नेचुरल नंबर्स किनको कहा जाता है। बच्चों तबई आदाद को उर्दू में गिनती के आदाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से तबई आदाद को अंग्रेजी में जो मैंने ये लिखा है नेचुरल नंबर्स, तो अंग्रेजी में तबई आदाद को एक और नाम है काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अब बच्चों ये तबई आदाद यानी गिनती के आदाद ये होते क्या है। बच्चों तबई आदाद ये इतनी आसान चीज़ है कि इसको आप आपकी पहली जमात से इसको सीख रहे हैं। तबई आदाद यानी गिनती के आदाद किनको कहा जाता है, तबई आदाद यानी गिनती के आदाद यानी वो आदाद जो एक से शुरू होते हैं और फिर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तबई आदाद को लिखा है। तबई आदाद की जो शुरुआत हो रही है, काउंटिंग नंबर्स की जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है, एक से हो रही है, और फिर इस तरह से काउंटिंग नंबर्स एक के बाद आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तबई आदाद किस काम आते हैं, तबई आदाद चीज़ों को गिनने के काम आते हैं। ठीक है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, तबई आदाद को यानी काउंटिंग नंबर्स को चीज़ों को गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मुझे मेरे हाथ की उंगलियों को गिनना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ की उंगलियों को इन तबई आदाद की मदद से गिन सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर मुझे मेरे घर के लोगों की तादाद को मालूम करना है, मेरे घर के अफराद की तादाद को अगर मुझे मालूम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन तबई आदाद की मदद से, इन काउंटिंग नंबर्स की मदद से मेरे घर की तादाद को मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आपको आपकी क्लास के तलबा की तादाद मालूम करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, गिनती की आदत की मदद से आपकी क्लास के तलबा की तादाद मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम तबई आदाद यानी गिनती की आदत की मदद से क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को गिन सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये होते हैं तबई आदाद। बच्चों अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तबई आदाद की जो शुरुआत है वो एक से हो रही है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों एक से आगे तबई आदाद बढ़ते ही चले जाते हैं। बच्चों तबई आदाद ये बेशुमार होते हैं, लामहदूद होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। हम पहला तबई आदाद तो बता सकते हैं कि पहला तबई आदाद क्या है, एक है, लेकिन बच्चों आखिरी तबई आदाद कौन सा है, आखिरी नेचुरल नंबर कौन सा है, हम ये बता नहीं सकते, क्योंकि बच्चों तबई आदाद ये बेशुमार है, लामहदूद है, इसलिए हम आखिरी जो तबई आदाद होता है, आखिरी जो नेचुरल नंबर होता है उसको बता नहीं सकते। ठीक है, तो बच्चों ये है तबई आदाद। ठीक है, अब बच्चों हम ये समझेंगे कि मुकम्मल आदाद यानी होल नंबर्स किनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मुकम्मल आदाद किनको कहा जाता है, सीफर और गिनती के आदाद के ग्रुप को मुकम्मल आदाद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मुकम्मल आदाद किसको कहा जाता है, मुकम्मल आदाद ये सीफर और गिनती के आदाद, गिनती के आदाद कौन से बच्चों, गिनती के आदाद एक से शुरू होते हैं, तो सीफर और गिनती के आदाद यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों मुकम्मल आदाद किनको कहा जाता है, मुकम्मल आदाद यानी सीफर और गिनती के आदाद के ग्रुप को क्या कहा जाता है, मुकम्मल आदाद कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने कि मुकम्मल आदाद भी कितनी आसान चीज़ है। मुकम्मल आदाद यानी होल नंबर्स का क्या मतलब है, मुकम्मल आदाद यानी सीफर और गिनती के आदाद के ग्रुप को क्या कहा जाता है, मुकम्मल आदाद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल आदाद की शुरुआत कहाँ से हो रही है, मुकम्मल आदाद की शुरुआत हो रही है सीफर से। ठीक है, और फिर सीफर के आगे मुकम्मल आदाद बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मुकम्मल आदाद में हम पहला मुकम्मल अदद कौन सा है ये बता सकते हैं, लेकिन आखिरी मुकम्मल अदद कौन सा है ये बता नहीं सकते, क्योंकि बच्चों मुकम्मल आदाद भी क्या होते हैं, ये बेशुमार होते हैं। जिस तरह से बच्चों आपने यहाँ पर तबई आदाद में देखा कि तबई आदाद में
पहला तबाई अदद तो बताया जा सकता है, लेकिन आखिरी तबाई अदद बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि तबाई आदाद जो है ये बेशुमार होते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों मुकम्मल आदाद में पहला मुकम्मल अदद तो बताया जा सकता है कि पहला मुकम्मल अदद 0 है, लेकिन आखिरी मुकम्मल अदद बताया नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चों मुकम्मल आदाद भी क्या होते हैं, बेशुमार होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद किनको कहा जाता है, सिफर और गिनती के आदाद के ग्रुप को क्या कहा जाता है, मुकम्मल आदाद कहा जाता है, होल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। अब बच्चों मुस्बत आदाद किनको कहा जाता है, पॉजिटिव नंबर्स किनको कहा जाता है, इसको समझते हैं, ठीक है। अब बच्चों को क्या समझना है, मुस्बत आदाद यानी पॉजिटिव नंबर्स किनको कहा जाता है। बच्चों मुस्बत आदाद, पॉजिटिव नंबर्स, ये भी बहुत आसान चीज़ है। बच्चों मुस्बत आदाद किनको कहा जाता है, मुस्बत आदाद यानी ऐसे आदाद जिनसे पहले जमा की अलामत होती है, प्लस की साइन होती है, तो ऐसे आदाद को क्या कहा जाता है, मुस्बत आदाद कहा जाता है। तो बच्चों देखा आपने, मुस्बत आदाद भी कितनी आसान चीज़ है। तो मुस्बत आदाद यानी कौन से आदाद, मुस्बत आदाद यानी ऐसे आदाद जिनसे पहले जमा की अलामत होती है। जैसे बच्चों मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक मुस्बत आदद लिख देता हूँ, मुस्बत 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से पहले जमा की अलामत है, प्लस की साइन है, तो इस अदद को हम क्या कहेंगे, इस अदद को हम कहेंगे मुस्बत अदद, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो बच्चों जिन आदाद से पहले जमा की अलामत होती है तो उनको क्या कहा जाता है, मुस्बत अदद कहा जाता है, पॉजिटिव नंबर कहा जाता है, ठीक है। बच्चों एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों हमारे पास एक नंबर है, +10। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 10 से पहले जमा की अलामत है, इसलिए 10 को हम क्या कहेंगे, 10 को हम कहेंगे मुस्बत अदद, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो बच्चों जिन आदाद से पहले जमा की अलामत होती है, प्लस की साइन होती है, तो उन आदाद को क्या कहा जाता है, उन आदाद को कहा जाता है मुस्बत आदाद, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। बच्चों मुस्बत आदाद के बारे में मैं आपको एक बहुत अहम बात बता देता हूं, जिसकी मदद से आप मुस्बत आदाद को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ठीक है। बच्चों मुस्बत आदाद क्या होते हैं, मुस्बत आदाद वो आदाद होते हैं जिनसे पहले जमा की अलामत होती है, तो उन आदाद को हम क्या कहते हैं, मुस्बत आदाद कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आमतौर पर मुस्बत आदाद से पहले जमा की अलामत नहीं लगाई जाती, ठीक है। जैसे बच्चों मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक अदद लेता हूँ 5। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस अदद से पहले कोई भी अलामत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस अदद को कौन सा अदद कहेंगे, ये अदद भी क्या कहलाएगा बच्चों, मुस्बत अदद कहलाएगा, पॉजिटिव नंबर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इस अदद से पहले कोई भी अलामत नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर किसी अदद से पहले कोई भी अलामत ना हो तो ये फ़र्ज कर लिया जाता है कि उससे पहले कौन सी अलामत है, जमा की अलामत है, ठीक है। तो उस अदद को भी क्या कहा जाता है, उस अदद को भी कहा जाता है मुस्बत अदद, ठीक है। तो बच्चों मुस्बत जो आदाद होते हैं तो उनसे पहले जमा की अलामत लगाई भी जा सकती और नहीं भी लगाई जा सकती। अगर किसी अदद से पहले जमा की अलामत नज़र नहीं आ रही है तो हम ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि उससे पहले क्या है, जमा की अलामत है, ठीक है। तो इस लिहाज से बच्चों ऐसे आदाद जिनसे पहले जमा की अलामत नहीं है तो उन आदाद को भी हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर कहेंगे, मुस्बत आदाद कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 5 ये भी कौन सा अदद होगा, ये मुस्बत अदद होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने मुस्बत आदाद क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, इसको भी डिटेल में समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुस्बत आदाद क्या है ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि मनफी आदाद किनको कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स किनको कहा जाता है, ठीक है। बच्चों मनफी आदाद किनको कहा जाता है, मनफी आदाद बच्चों ये भी बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि मनफी आदाद, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। बच्चों मनफी आदाद क्या होते हैं, मनफी आदाद यानी ऐसे आदाद जिनसे पहले तफरीक की अलामत होती है, ठीक है। जैसे बच्चों आपने मुस्बत आदाद में देखा कि मुस्बत आदाद यानी ऐसे आदाद जिनसे पहले जमा की अलामत होती है तो उनको मुस्बत आदाद कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मनफी आदाद किनको कहा जाता है, मनफी आदाद यानी ऐसे आदाद जिनसे पहले तफरीक की अलामत होती है। और मुझे बच्चों उम्मीद है कि आपको तफरीक की अलामत क्या है ये अच्छी तरह से मालूम होगा, ठीक है। तो बच्चों ऐसे आदाद जिनसे पहले तफरीक की अलामत होती है उनको क्या कहा जाता है, मनफी आदाद कहा जाता है, नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है। इसको बच्चों मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि आपको मनफी आदाद अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक अदद है मनफी 6, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद से पहले तफरीक की अलामत है, तो इस अदद को क्या कहेंगे, इस अदद को हम कहेंगे मनफी अदद, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। बच्चों जिन आदाद से पहले
तफरीक की अलामत होती है उन आदात को क्या कहा जाता है, उन आदात को कहा जाता है मनफी आदात, नेगेटिव नंबर्स। तो बच्चों देखा आपने कि मनफी आदात भी कितनी आसान चीज़ है। जिन आदात से पहले तफरीक की अलामत नजर आए तो उन आदात को हम क्या कहेंगे, उन आदात को हम कहेंगे मनफी आदात, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ, मनफी आदात की कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको मनफी आदात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, एक मनफी आदात है मनफी 12। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 12 से पहले तफरीक की अलामत है, तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा, मनफी आदत कहलाएगा, नेगेटिव नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मनफी 50 -50। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तमाम आदात में इन आदात से पहले तफरीक की अलामत है, माइनस का सिंबल है। तो बच्चों जिन आदात से पहले मनफी की अलामत होती है, तफरीक की अलामत होती है, तो उन आदात को क्या कहा जाता है, मनफी आदात कहा जाता है, नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये होते हैं मनफी आदात यानी नेगेटिव नंबर्स। अब बच्चों हमारा इस सबक का जो मेन टॉपिक है सही आदात, इंटीजर्स, अब हम इसको समझेंगे कि सही आदात किनको कहा जाता है, इंटीजर्स किनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सही आदात भी एक बहुत ही आसान चीज़ है। सही आदात किनको कहा जाता है, सही आदात यानी सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात, इन तीनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सही आदात कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। तो देखा बच्चों आपने कि सही आदात भी कितनी आसान चीज़ है। सही आदात किनको कहा जाता है, सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स, इन तीनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, इन तीनों के ग्रुप को सही आदात यानी इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख लेता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। सही आदात किनको कहा जाता है, सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इन तीनों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, इन तीनों के ग्रुप को कहा जाता है सही आदात, इंटीजर्स। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने कि सही आदात कितनी आसान चीज़ है। सही आदात यानी सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात के ग्रुप को क्या कहा जाता है, सही आदात कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये है सही आदात, इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, मैं आपको सही आदात और अच्छी तरह से समझ में आ सके इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको सही आदात को अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी समझा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए कि सही आदात किनको कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या देखना है, हमको यह देखना है कि सही आदात यानी सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात का ग्रुप। ठीक है, तो अब हमको यह देखना है कि सही आदात को अददी ख़त पर नंबर लाइन पे किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, अगर बच्चों आप ये समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से सही आदात का क्या मतलब है इसको समझ सकेंगे। ठीक है बच्चों, अददी ख़त पर क्या किया जाता है, अददी ख़त पर सही आदात में से सिफर को अददी ख़त के बीच में, नंबर लाइन के बीच में लिखा जाता है, और फिर मुस्बत आदात को पॉजिटिव नंबर्स को अददी ख़त पर सिफर के दाएं तरफ, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है, तो सिफर के दाएं तरफ पहले आएगा +1, ठीक है, मुस्बत 1, उसके बाद आएगा मुस्बत 2, उसके बाद आएंगे मुस्बत 3, ठीक है, इसी तरह से मुस्बत 4 +4, और इसी तरह से फिर ये आदात आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों सही आदात में से जो मनफी आदात है, तो मनफी आदात को सिफर के बाएं तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो सिफर के बाएं तरफ पहले आएगा -1, -1, उसके बाद आएंगे -2, उसके बाद आएंगे -3, फिर -4, उसके बाद -5, इसी तरह से फिर ये मनफी आदात भी आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या किया जाता है, अददी ख़त पर सही आदात को ज़ाहिर किया जाता है। अददी ख़त पर सही आदात को ज़ाहिर करने के लिए सिफर को बीच में लिखा जाता है, और सिफर के दाएं तरफ मुस्बत आदत को लिखा जाता है, और सिफर के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मनफी आदत को, नेगेटिव नंबर्स को लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों सही आदत को, इंटीजर्स को अददी ख़त पर ज़ाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अददी ख़त पर नंबर लाइन पर सही आदत को यानी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर इस अददी ख़त पर सही आदत को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक और अहम बात पता चलेगी, वो ये कि जब आप अददी ख़त पर दाएं तरफ बढ़ेंगे, आप दाएं तरफ राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आदात क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। जैसे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से दाएं तरफ अगर आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड साइड में अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि पहले कौन सा अदद आएगा, सिफर आएगा, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, फिर 2,
फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से आप जैसे जैसे दाएं तरफ राइट हैंड साइड में बढ़ते जाएंगे तो नंबर्स क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप अददी ख़त पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये बात भी मालूम होगी कि अगर हम अददी ख़त पर लेफ्ट हैंड साइड में आगे बढ़ेंगे, बाएं तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो आदाद छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों अगर आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे, 4 से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो आप देख रहे हैं कि ये आदाद छोटे होते चले जा रहे हैं। जैसे ही हम अददी ख़त पर लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, बाएं तरफ जा रहे हैं, तो आदाद छोटे होते चले जा रहे हैं। तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या अहम बात मालूम हुई, हमको यहाँ पर ये बात मालूम हुई कि अगर हम अददी ख़त पर दाएं तरफ बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड में बढ़ते हैं, तो आदाद बड़े होते चले जाते हैं। इसी तरह से अगर हम अददी ख़त पर बाएं तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते हैं, तो आदाद क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जितने भी मनफी आदाद है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो तमाम नेगेटिव नंबर्स ये क्या होंगे, सिफर से छोटे होंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिफर से लेफ्ट हैंड साइड में, सिफर के लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ ये मनफी आदाद है, और अभी हमने ये देखा कि बाएं तरफ जो आदाद होते हैं, जैसे हम बाएं तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो आदाद क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये तमाम मनफी आदाद, तमाम नेगेटिव नंबर्स ये सिफर के बाएं तरफ थे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये तमाम नेगेटिव नंबर्स ये क्या होंगे, सिफर से छोटे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मनफी आदाद होते हैं ये सिफर से छोटे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको सही आदाद को यानी इंटीजर्स को अददी ख़त पर नंबर लाइन पर जाहिर करने का एक और तरीका बता देता हूं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बच्चों जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया, सही आदाद को, इंटीजर्स को क्या किया, आड़े ख़त पर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जाहिर किया। ठीक है, लेकिन बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि सही आदाद को, इंटीजर्स को इस तरह से आड़े ख़त पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही जाहिर किया जाए। अगर हम चाहे तो इस तरह से खड़े ख़त पर, वर्टिकल लाइन पर भी हम क्या कर सकते हैं, सही आदाद को, इंटीजर्स को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, खड़े ख़त पर सही आदाद को किस तरह से जाहिर किया जाता है, खड़े ख़त पर सही आदाद को जाहिर करने के लिए इस ख़त के बीच में सिफर को लिखा जाता है, और सिफर के ऊपर की जानिब हम क्या करते हैं, मुस्बत आदत को जाहिर करते हैं। ठीक है, मुस्बत आदत को कहाँ जाहिर किया जाता है, सिफर के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मुस्बत 1, मुस्बत 2, फिर मुस्बत 3, मुस्बत 4, और फिर आगे इसी तरह से मुस्बत आदाद बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मनफी आदाद को सिफर के नीचे जाहिर किया जाता है। तो पहले यहाँ पर -1 लिखेंगे, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, और इसी तरह से मनफी आदाद, नेगेटिव नंबर्स भी नीचे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सही आदाद को, इंटीजर्स को आड़े ख़त पर भी जाहिर कर सकते हैं और इस तरह से खड़े ख़त पर भी जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सही आदाद यानी इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स को नंबर लाइन पर, अददी ख़त पर किस तरह से जाहिर किया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डिटेल में समझ लिया है। अब बच्चों आखिर में हम क्या करेंगे, आखिर में हम एक और अहम चीज़ को समझेंगे। आखिर में अब हमको ये समझना है कि सही आदाद, इंटीजर्स का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम ये समझेंगे कि सही आदाद यानी इंटीजर्स का हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि सही आदाद का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होता है, इंटीजर्स का हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ मिसालों से इसको समझेंगे कि सही आदाद का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, पहली मिसाल मैंने लिखी है नफ़ा नुकसान। ठीक है बच्चों, नफ़ा और नुकसान को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सही आदाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों अगर आपको 100 रुपये का नफ़ा हुआ, अगर आपको 100 रुपये का नफ़ा हुआ तो 100 रुपये के नफ़े को किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, 100 रुपये के नफ़े को ज़ाहिर करने के लिए लिखा जाता है +100 मुस्बत 100। ठीक है, तो बच्चों 100 रुपये के नफ़े को हम क्या कर सकते हैं, 100 रुपये के नफ़े को मुस्बत 100 इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हमको 100 रुपये का नुकसान हो जाता है तो 100 रुपये के नुकसान को क्या किया जा सकता है, 100 रुपये के नुकसान को हम ज़ाहिर कर सकते हैं -100। ठीक है, -100 -100। ठीक है, तो बच्चों क्या किया जा सकता है, ये जो मुस्बत आदाद है और मनफी आदाद है, तो मुस्बत आदाद और मनफी आदाद का इस्तेमाल करके यानी सही आदाद का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, नफ़े और नुकसान को ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है सही आदाद का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक इस्तेमाल। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, नफ़े को मुस्बत अदद के ज़रिए से ज़ाहिर कर सकते हैं और नुकसान को मनफी अदद के ज़रिए से ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सही आदाद का एक इस्तेमाल। ठीक है, अब बच्चों सही आदाद का
और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? दर्जे हरारत को बताने के लिए, टेम्परेचर को बताने के लिए भी क्या किया जाता है? सही आदात का यानी मनफी आदात और मुस्बत आदात का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, किसी भी मकाम का दर्जे हरारत बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए क्या किया जाता है? सही आदात का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, किसी भी मकाम का दर्जा हरारत, टेम्परेचर बताने के लिए सही आदात का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी मकाम का दर्जा हरारत, अगर किसी मकाम का दर्जा हरारत अगर 0 से 10 ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं? उस मकाम के दर्जा हरारत को ज़ाहिर करने के लिए मुस्बत अदद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों किसी अदद का दर्जा हरारत अगर 0 से भी कम हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो एक मकाम है कश्मीर, तो कश्मीर में क्या होता है बच्चों? दर्जे हरारत, कश्मीर का दर्जा हरारत बाज़ मरतबा 0 से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो 0 से भी कम, 0 से भी छोटे दर्जा हरारत को ज़ाहिर करने के लिए क्या किया जाता है? मनफी अदद का इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हमको किसी मकाम का दर्जा हरारत ये बताना हो कि किसी मकाम का दर्जा हरारत ये 0 से 10 ज़्यादा है, तो हम इसको किस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं? इसको हम मुस्बत 10 से ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर किसी मकाम का दर्जा हरारत 0 से भी 10 कम हो जाए, 0 से भी 10 छोटा हो जाए, तो उसको हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं? उसको हम मनफी अदद से यानी मनफी 10 इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम क्या कर सकते हैं? सही आदात का इस्तेमाल हम दर्जे हरारत को बताने के लिए भी, टेम्परेचर को बताने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सही आदात का दूसरा इस्तेमाल। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक और इस्तेमाल बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से सही आदात को समझ सकें। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर तीसरा क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर लिखा है ऊंचाई गहराई, हाइट एंड डेप्थ। ठीक है बच्चों, ऊंचाई को और गहराई को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? सही आदात का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर ये एक इस तरह से एक समुंदर है। ठीक है, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? समुंदर है। बच्चों मेरा ड्राइंग इतना ख़ास नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये क्या है? एक समुंदर है। ठीक है बच्चों, ऊंचाई और गहराई को बताने के लिए, हाइट और डेप्थ को बताने के लिए भी क्या किया जाता है? सही आदात का, इंटीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों ऊंचाई और गहराई बताने के लिए सही आदात का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? जैसे बच्चों देखिए, यहाँ पर अगर मुझे ये बताना है कि समुंदर की सतह से 500 मीटर ऊपर, यानी समुंदर की सतह से 500 मीटर ऊंचाई पर, तो इसको बताने के लिए मुझे क्या करना होगा? समुंदर की सतह से 500 मीटर ऊंचाई को बताने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे प्लस 500 मुस्बत 500 इस अदद का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर मुझे समुंदर की सतह से, अगर मुझे ये बताना हो कि समुंदर की सतह से 500 मीटर गहराई में, तो समुंदर की सतह से 500 मीटर गहराई को जाहिर करने के लिए क्या करेंगे? समुंदर की सतह से 500 मीटर गहराई को जाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे? मनफी 500 इस अदद का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? ऊंचाई और गहराई को बताने के लिए भी मुस्बत आदाद और मनफी आदाद यानी सही आदाद का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है और कितनी गहराई है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? सही आदाद का इस्तेमाल करके यानी मनफी आदाद और मुस्बत आदाद का इस्तेमाल करके ऊंचाई और गहराई को भी जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों सही आदाद के हमने 3 इस्तेमाल जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं उनको डिटेल में समझ जाए। बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि सही आदात के सिर्फ ये 3 ही इस्तेमाल है। बच्चों सही आदात के हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेशुमार इस्तेमाल आते हैं, लेकिन बच्चों मैंने आपको सिर्फ सही आदात के क्या किए हैं? सिर्फ 3 ही इस्तेमाल बताए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने जो हमारा सबक नंबर 3 है सही आदात इंटीजर्स, तो इस सबक की जो बुनियादी मालूमात थी उसको डिटेल में समझ लिया है। अब बच्चों हम अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं? इस सबक की जो मश्क नंबर 4 है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने इस सबक की बुनियादी मालूमात को, इस सबक के बेसिक को डिटेल में समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सबक की बुनियादी मालूमात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें।